कि युवाओं के बारे में न देश की सोच बदली है न दुनिया की। और कहा यह जाता है कि ये एक ऐसी ताकत है जो यहाँ आपसे नारे भी लगवाते, स्टूडेंट पावर नेशंस पावर। किसी देश की भी कोई ताकत है तो वो उसकी छात्र शक्ति, नौजवान शक्ति है। और केवल देश में नहीं, दुनिया में। और दुनिया में तो हिंदुस्तान के नौजवानों की खासी साख है। वो इसलिए है कि इस देश में जो बड़ा आंदोलन हुआ वो आजादी का आंदोलन, क्योंकि हमने मुगलों को सिर्फ पढ़ा और अंग्रेजों को पढ़ा, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन हुआ वो आजादी का आंदोलन था। और उस आंदोलन के लोगों की यदि उम्र देखोगे आप तो राम प्रसाद बिस्मिल के 19 साल से लेके और तमाम जो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, छोटी छोटी उम्र के लोग। मैं पहली बार 2019 में लंदन गया तो मेरे को जो गाइड लेने के लिए आया तो उसने मुझे पूछा कि आप यहाँ आए हो हिंदुस्तान से, तो ये बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़ा अच्छा खूबसूरत ये लंदन है। तो मैंने कहा मैं भी गांव में जब था तो लोग हमेशा ये उलाना देते, मतलब किसी से मजाक करते या उसकी हैसियत को काउंट करते, या थोड़ा एटीट्यूड वाला होता, या शहर से गांव में आता, या सूट पहन के आता, तो लोग कहते क्यों लंदन से आया क्या, यानी एक वो हो गई थी। मैं पहली बार उतरा तो मुझे लगा कि इतने बड़े शहर में आया हूं तो कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। तो मुझे गाइड ने पूछा कि सबसे पहले आप कहाँ जाना पसंद करोगे, देखिए देखने की ये जगह, इतनी खूबसूरत जगह यहाँ है। मैंने कहा मैं वहां जाऊंगा, कैक्सटन हॉल जाऊंगा जहां ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी, वो देखना पसंद करूंगा कि आजादी के लिए, जज्बे के लिए, और किस तरीके से लोग विदेश की धरती में भारत मां को आजाद कराने के लिए उन्होंने प्राणों की परवाह नहीं करी। दूसरा मैंने कहा मैं वहां जाऊंगा जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पढ़े, और मुझे पता लगा कि भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थों का निर्माण किया। उसमें एक जगह वो भी है कि जहां लंदन में, और खुशी की बात यह कि वहां ब्रिटेन में उस आवास को खरीद के भारत की सरकार ने, महाराष्ट्र की उस समय की सरकार ने उसको स्मारक के रूप में तब्दील किया। मुझे दूसरा सौभाग्य मिला, और उससे बड़ा सौभाग्य ये मिला कि वो जो विजिटर बुक थी, ये सब कोई प्लानिंग से नहीं होता, अनायास होता है। वो जो विजिटर बुक थी, उस विजिटर बुक का आखिरी पन्ना खाली था, और उस आखिरी पन्ने पे विजिटर को अपने कमेंट लिखने होते हैं। मैंने पन्ना पलट के देखा तो वो जो आखिरी से पहला जो पन्ना था वो प्रधानमंत्री मोदी जी का लिखा हुआ था, और उसके आखिरी पन्ना मुझे हासिल हुआ। यानी सब नैसर्गिक होती है, आपकी नीति और नियत ठीक होती है तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में हूं, पीढ़ी बदल रही है, जमाना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लेकिन क्योंकि मैं छात्र संघ के कार्यक्रम में हूं, और कल मैं अजमेर में था, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के, उसमें बहुत आनंद आया और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आप लोगों के भाषण तो नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन एक स्टूडेंट लीडर से जिस तरीके की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि ये खाली रस्म अदायगी नहीं, कोई मानते होंगे, लेकिन भारत के बारे में कहा जाता है तो लोग ये कहते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, आधुनिक लोकतंत्र है। पर आपने प्रधानमंत्री जी को यदि सुना होगा तो आपने ये जरूर सुना होगा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। इंडियन डेमोक्रेसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी भारत है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितनी विराट परंपरा रही होगी। मैं कल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब को सुन रहा था, अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, तो मैं उनके उस भाषण को यहाँ उल्लेख करूंगा कि उन्होंने कहा कि जिस समय ऑक्सफोर्ड बन रहा था उस समय तो हमारे तक्षशिला को नष्ट किया जा रहा था। यानी इस देश की लोकतंत्र पर, सांस्कृतिक आस्था पर आक्रमण कोई नई परिपाटी नहीं, लेकिन छात्र संघ एक ऐसी जगह है जहां हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को सीखते हैं, परिपाटी को सीखते हैं और उसी आधार पर आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने कहा कि दुनिया में जो इतिहास लिखा गया वो नौजवानों के हाथों लिखा गया, उनके संघर्ष के हाथों लिखा गया। आज पूरी दुनिया के भीतर जिस तरीके से बदलाव हुआ है, वो जो किसी जमाने में लोग कहते थे कम्युनिज्म ये बड़ी आइडियोलॉजी है जो देश दुनिया को बदलेगी, सोशलिज्म इससे बढ़िया तो कोई विचार ही नहीं, लेकिन आज पूरे यूरोप से लेके, जर्मनी से लेके दुनिया के तमाम देशों में अपनी माटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने संस्कारों के लिए वहां की जनता संघर्ष करती है। तो राष्ट्रवाद का विचार ये सब
से उन्नत विचार है, ये व्यवहारिक विचार है, और इस विचार को आगे ले जाने का काम किसी ने किया तो देश की नौजवान शक्ति ने किया है। और इसलिए आपके जिम्मों पर इस छात्र संघ के माध्यम से, स्टूडेंट की जो एक्टिविटी के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी का अक्सर उल्लेख आता और मुझे अच्छा लगा। मैं महाविद्यालय को और इसकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करूंगा। स्वामी जी का ये जो चित्र है ये आइकॉनिक है, मतलब कहीं भी दुनिया में देखेंगे तो ये चित्र आपको जरूर मिलेगा। आप यदि इस चित्र को भी ठीक से देख लेंगे तो इनके व्यक्तित्व की व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ओजपूर्ण चित्र, ऐसी ओजपूर्ण छवि, तो ये कल्पना की जा सकती थी कि 1893 में जिस तरीके से शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के अध्यात्म के बारे में वर्णन किया था और दुनिया ने खड़े होकर तालियां बजाई, वो भारत की आध्यात्मिक ताकत की सबसे बड़ी एक प्रमाण है। और इसलिए स्वामी जी नौजवानों के बारे में खास तौर पर कहते थे और बहुत व्यवहारिक तरीके से कहते थे कि देश को और समाज को बदलने का जिम्मा किसी के जिम्मे है तो वो नौजवानों के जिम्मे है। मित्रों, बहुत खूबसूरत देश है हमारा। वो गाना आपने सुना होगा, धरती सुनहरी अंबर नीला, ये देश है रंगीला। यानी भारत हर खूबियों का देश है और इसकी खूबसूरती बनती है इसकी नौजवान शक्ति के आधार पर। मैं कल एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बात कर रहा था कि वो देश के राष्ट्रपति बने, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के राष्ट्रपति बनना, लेकिन उनकी रुचि क्या थी? वो स्कूल और कॉलेज में जाते थे तो उनको अखबार नवीस पूछते थे कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति हैं, स्कूल और कॉलेज के बच्चों के चेहरों में क्या ढूंढते हो? उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों के चेहरों पर मैं भारत का भविष्य ढूंढता हूं। यानी आप लोगों के प्रति उनका कितना समर्पण रहा होगा। इसलिए आप केवल आप नहीं है, आप केवल परिवार के नहीं है, आप केवल समाज के नहीं है, आप देश के हैं। और इसलिए आप निखरेंगे तो देश निखरेगा, आपका व्यक्तित्व आगे विकसित होगा तो देश विकसित होगा। और इस बात को आज भी खेल के मैदान से लेके दुनिया के तमाम मैदानों पर भारत की सेना से लेके, भारत की खेती से लेकर आज वो ताकत पूरी दुनिया के समक्ष दिखती है। अभी केंद्र सरकार का बजट आया, कल मेरा अजमेर में मैं कुछ प्रबुद्ध जनों से संवाद कर रहा था। किसी सरकार का बजट राजनीतिक रूप से आकलन किया जाता है उसका, लेकिन मैं आपसे ये भी चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत आगे जाना है, बहुत पढ़ना है, बहुत विकसित होना है। मैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के बारे में नहीं जानता ज्यादा, मेरी रुचि भी नहीं है, बोरिंग भी लगता है, गणित भी कमजोर है, लेकिन मैं अध्यक्ष बना तो कोई भी आके बूम लगा के खड़ा हो जाता, इस पर आपकी क्या राय है? तो बड़ा संकट होता था कि हर बात पे राय कैसे दें, हम कोई ऑलराउंडर तो है नहीं। बाद में समझ में ये आया कि समाज को उससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपको आता है कि नहीं आता, आपकी रुचि है कि नहीं, पर देश में घटने वाली घटनाओं को आपको स्मरण करना, उनके बारे में जानकारी रखना, ये आपकी जरूरत है, आपकी बौद्धिक क्षमता के लिए भी जरूरी है। तो मैं वो बजट देख रहा था, उस बजट में यह तो बजट किसी सरकार की छवि को रिफ्लेक्ट करता है, एक कवायद भी है, एक रस्म अदायगी भी है कि हर साल बजट आएगा होगा। तो मैं उनसे इंटरेक्शन कर रहा था तो मुझे किसी ने पूछा, श्रोता ने, कि आप दावा तो करते हो, मैं हालांकि किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूं, एक विधानसभा का विधायक हूं, ये कॉलेज का मंच है, गैर राजनीतिक है, इसलिए मैं कोई राजनीति की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन नीति की बात तो करूंगा ही। तो मुझे पूछा कि देश कैसे बदला, क्या दावा है आपका? तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया। सामान्य सी बात है, आज हम शहर में हैं, सहूलियत में हैं, चीजें बदल गई, इंटरनेट और मोबाइल आ गया, अच्छे मकान बन गए, अच्छी गाड़ियां आ गई, चमक दमक हो गई, पैसा आ गया, पहनावा आ गया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को देखता हूं कई बार, तो मेरे 16-17 के आसपास जब ये 14 में सरकार आई, तो 16 के आसपास मेरे एक अमेरिका से एक मित्र आए, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। मैंने उनको वैसे पूछा कि अमेरिका के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं? तो उन्होंने बड़ा विचित्र जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोग भारत के बारे में हंसते हैं। हंसते क्यों हैं? उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री लाल किले से कह रहा है शौचालय बनाइए। कितना कंट्रास्ट है कि लोकतंत्र की जननी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और देश का प्रधानमंत्री, सबसे सबल और सक्षम देश का लोकतंत्र का प्रधानमंत्री कहता है टॉयलेट बनाइए। तो मैंने उनको कहा कि बदलते भारत का रूप यही है,
कल्पना नहीं की जा सकती उस माता और बहन की जो किसी गांव में अंधेरा होने का इंतजार करती थी, उसकी सुरक्षा पर, सम्मान पर और आरोग्य पर चुनौती थी। मैं मेरी माँ को देखता था, मेरी भाभी को देखता था, और आज मुझे वो चीजें बदलती हुई दिखती है। 10 करोड़ शौचालय बनके यदि सबसे पहले किसी को इज्जत हासिल हुई तो उन माताओं बहनों को ही, जिनका जीवन एक तरीके से चुनौती से भरा हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीजें। बैंक का खाता आपको आसान लगता है, लेकिन आपको मैं पूछूं तो आप बता नहीं पाओगे, लेकिन 47 करोड़ बैंक के खाते खुले 14 से लेकर 23 के बीच में। 47 करोड़ खातों का मतलब यह है कि देश के उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कहां जाता है इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। लेकिन उस 47 करोड़ खातों ने बता दिया कि कोई विधवा रोती थी कि उसका पैसा कोई खा गया, कोई छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी रोता था कि मेरी छात्रवृत्ति कोई खा गया, कोई नरेगा का मजदूर सरपंच के चक्कर लगाता था। आज प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजता है, 1 का 1 रुपया पाई की पाई उसके खाते में जमा हो जाती है। ये 47 करोड़ जनधन खातों ने भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया और भारत के आम आदमी को सहूलियत दी। सामान्य बात नहीं, चीजें बहुत है कहने के लिए, लेकिन आपके अभिमान के लिए इतना कि लोकतंत्र के बाद इस परंपरा से आप निकले हो, उस लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए जो दूसरी बड़ी ताकत है वो हिंद की सेना है। और भारत की सेना का इतिहास, उसका शौर्य पराक्रम, जिस परंपरा से महाराणा प्रताप की इस वीर भूमि से जो वीरता निकलती है, उनके जो गीत गूंजते हैं, उसी तर्ज पर भारत की सेना ने, ऐसा कोई युद्ध नहीं होगा जिसमें अपनी वीरता से, और मैं तो साक्षी हूं कारगिल के उस युद्ध में अनेकों शहीदों की उन चिताओं के समक्ष गया हूं। मुझे ताज्जुब हुआ कि वो मरने वाले नौजवान भी यही 20, 22, 25, 30 साल की उम्र के थे, और ताज्जुब ये हुआ कि एक भी नौजवान की पीठ पर गोलियां नहीं थी, सबके सीनों पर गोलियां थी। दुश्मन छाती पर खड़ा था, चोटी पर खड़ा था और नीचे जवान खड़ा था, लेकिन उस कारगिल की लड़ाई को जीतने का जज्बा भी हिंदुस्तान के सैनिकों ने दिखाया। उस सेना का मान करना, उस सेना को ताकत देना। इस बजट में 5,94,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, मित्रों, ये कोई सामान्य बात नहीं। आज भारत की सेना सक्षम हुई है, आत्मनिर्भर हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि राजसमंद जिले को इस बजट में रेल के नाते बड़ी सौगात मिली है। 9,000 करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान में होगा, और उसमें राजसमंद का भी हिस्सा होगा। जो हाईवे जुड़े, अभी प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को आएंगे, 91,000 किलोमीटर हाईवे थे 2014 से पहले, और आज यदि आपसे पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे। 1,41,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे मिले, जिसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है और मिलेगा। तो चीजें बदली। आप नौजवान हैं, 47 लाख नौजवानों के लिए भारत की सरकार ने व्यवस्था की आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए। आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और आपको रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि ट्राइबल भी खूब आते हैं। एकलव्य विद्यालय खुले, 38,000 शिक्षकों की भर्ती ये इस जरिए होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब लोकतंत्र, सरकार और जन भागीदारी ये यदि बराबर होती है तो समाज और देश तरक्की करता है। उस जन भागीदारी का सबसे बड़ा कारक कोई है तो नौजवान है। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग, जिस तरीके से कहा जाता है, क्योंकि देश का संविधान पढ़ के सब अधिकार तो लेते हैं, हड़ताल भी करते हैं, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, लेकिन उस मांग के पीछे आपका कुछ फर्ज भी है, कुछ कर्तव्य भी है। समाज ने भी आपको कुछ दिया है और देश ने भी दिया है, और इसलिए कोई नौजवान संकल्पित होकर ये काम करे कि जातिवाद से कौन लड़ेगा, कि मैं लड़ूंगा, भ्रष्टाचार से कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कौन करेगा, हम करेंगे। ये यदि आप ठान लें, देश को स्वच्छ रखने में योगदान कौन करेगा, नौजवान करेगा। आप यदि संकल्पित होकर ये काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो छात्र संसद है, छात्र संघ है, और छात्र संघ की जो परंपरा है, या यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं, उनका जो फर्ज है वो संविधान के फर्ज के साथ जुड़ जाएगा, जन भागीदारी से जुड़ेगा। तो आपके इस महाविद्यालय का भी कल्याण होगा, राजसमंद का भी होगा, राजस्थान का भी होगा, और देश के निर्माण में आप यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत कर पाओगे, और एक नए भारत के उदय में इतिहास में आपका भी नाम लिखा जाएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय